नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। समाचारों में सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी के नीदरलैंड के दौरे का दूसरा दिन। नीदरलैंड के पीएम रॉब जेटेल के साथ ऑफस्लाउटडेक डैम का करेंगे दौरा। जल प्रबंधन पर दोनों देशों का जोर। नीदरलैंड्स के बाद आज स्वीडन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम उल्फ क्रिस्टरसन से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री में होंगे शामिल। आज से 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सुरक्षा व्यवस्था, बस्तर में विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। डायल 112 के नए वाहनों को दिखाएंगे हरी झंडी। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला। 7 राष्ट्रीय राजमार्ग को NHAI को सौंपने की दी मंजूरी। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अहम कदम। राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति समझौता नहीं होने की स्थिति में ईरान को दी नई चेतावनी। कहा, ईरान को देखना पड़ेगा बहुत बुरा वक्त। ईरान ने किया पलटवार। कहा, अमेरिका पर भरोसा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के दौरे के दूसरे दिन अपने डच समकक्ष रॉब जेटेन के साथ ऑफस्लाउटडेक डैम का दौरा करेंगे। 32 किलोमीटर लंबा यह बांध नीदरलैंड को उत्तरी सागर से सुरक्षित रखता है, मीठे पानी के भंडार तैयार करता है और अब नवीकरणीय ऊर्जा के केंद्र के रूप में भी काम कर रहा है। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब दोनों देश जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ मत्स्य पालन और उन्नत जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज स्वीडन पहुंचेंगे। नॉर्डिक देश की यह उनकी दूसरी यात्रा होगी, जो भारत स्वीडन साझेदारी के लगातार मजबूत होते रिश्तों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। साल 2018 की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी स्वीडन यात्रा है, जो दोनों देशों के रिश्तों में निरंतरता और बढ़ती नजदीकियों को दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में यह साझेदारी पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़कर तकनीक, सतत विकास, निवेश और विश्वास पर आधारित व्यापक सहयोग में बदल चुकी है। प्रधानमंत्री जी की प्रथम यात्रा 2018 में थी। ये बहुयामी थी और हमारे जो रिलेशनशिप था वो व्यापार और निवेश के मुद्दों से उठकर बहुयामी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी स्वीडिश नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें व्यापार और निवेश के अवसरों, आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और भारत के तेजी से बढ़ते बाजार में स्वीडिश कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा होगी। वहीं दोनों देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, मोबिलिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हाल के वर्षों में तेजी से आगे बढ़ रहा रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी बातचीत का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा, जो दोनों देशों के रिश्तों के बढ़ते आयाम को रेखांकित करेगा। स्वीडन में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ स्वीडिश लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। हम ये विजिट को बहुत मायना रखते हैं, क्योंकि ये स्वीडिश और इंडियन के रिलेशनशिप को बहुत मायना देगा। इस दौरे में क्लाइमेट चेंज और कचरा प्रबंधन पर भी चर्चा होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। आपको सीधे इस वक्त ले चलते हैं अहमदाबाद, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गांधीनगर गुजरात से ये सीधी तस्वीर है। मित्र प्रदेश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी, गुजरात राज्य के युवा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश विश्वकर्मा जी, श्री जयप्रकाश शिवहरे जी, अध्यक्ष गवर्निंग काउंसिल श्री अशोक मंडल, निर्देशक
एनआईडी और आज इस सभागार में बैठे हुए सभी भाइयों बहनों और प्यारे विद्यार्थियों, आज मेरे लिए एनआईडी की ये सबसे पहली विजिट है। एक प्रकार से आप सभी लोग जो इस कैंपस के बाहर है और कैंपस के अंदर से यहां उपस्थित है, वो सभी मेरे मत क्षेत्र में है। आप यहां पर रहते हैं, इसलिए मैं आपका पहले हृदय से स्वागत करता हूं। एनआईडी के गांधीनगर परिसर में इंक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर, आज इसका उद्घाटन हुआ है। एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान है। और एक प्रकार से जब एनआईडी की स्थापना हुई होगी और शुरुआत हुई होगी, तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा होगा। 1961 में अहमदाबाद में एनआईडी की स्थापना हुई। अब एक प्रकार से डिजाइन थोड़े परंपरागत रूप से देखिए तो डिजाइन एक विधा है, और थोड़े आगे जाकर देखते हैं तो एक कला है जो चीजों को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करती है, सभी उपयोगिता को अच्छे तरीके से एक स्पेस के अंदर डिजाइन कर देती है, चिन्हित कर देती है, और ज्यादा उपयोगी भी होती है, आकर्षक भी होती है। अब मुझे कल रात को मैं सोच रहा था कि एनआईडी गुजरात में 1961 में क्यों बनाया होगा। गुजरातियों का वैसे कला से बहुत बड़ा संबंध होता नहीं है, हम लोग कमाने वाले लोग माने जाते हैं। तो फिर एनआईडी को गुजरात में क्यों लाए गए। एनआईडी की स्थापना इस उद्देश्य से हुई है कि हर आदमी में डिजाइन का एक संस्कार कहीं ना कहीं कम ज्यादा मात्रा में पड़ा होता है, मगर समय के ढर्रे में पढ़ते पढ़ते ढेर सारे डिजाइन के एक अच्छे पोटेंशियल लोग रोजमर्रा के जीवन में पड़ जाते हैं। एनआईडी की स्थापना के अनेक उद्देश्यों में एक उद्देश्य यह भी होगा कि डिजाइन की विधा जिनके मन में संस्कार के रूप में पड़ी है, उसके पोटेंशियल को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और उसको समाज के सामने लाने का एक अच्छा संस्था बनाया जाए। इसलिए एनआईडी गुजरात में स्थापना की होगी। मगर फिर आता है कि भाई इसमें गुजराती क्यों? क्योंकि कोई भी क्षेत्र में पड़े हुए पोटेंशियल को राष्ट्र की दृष्टि से 100% एक्सप्लोर करना है, तो उसको कैरियर के रूप में स्वीकार करते हैं, तभी होता है। चाहे गीत लिखना हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे डिजाइन हो, ये सभी चीजें कमोबेश कला के साथ जुड़ी हुई है। मगर अंततोगत्वा तो उसको प्रोफेशन के रूप में भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे मैं क्रिकेट के साथ जुड़ा हूं, हमारे पास टैलेंट की कभी कमी नहीं थी। सुनील गावस्कर जी को मैं मिला था मेरी बहुत युवावस्था में, तब निर्लोन में नौकरी करते थे वो, और एक टेस्ट मैच खेलने का उनको 500 रुपया मिलता था, 5 दिन का 500 रुपया मिलता था।
तो बहुत सारे लोग क्रिकेट को कैरियर के नाते नहीं अपनाते थे। माँ बाप डांटते थे, करोगे क्या, भूखे मरोगे, एग्जाम की तैयारी करो, और बच्चे निकल जाते थे। आईपीएल आने के बाद अब माँ बाप कहते हैं कि भैया क्रिकेट खेलो, कुछ बन जाओगे। तो एनआईडी की स्थापना गुजरात में इसलिए की है कि आपकी विधा का, आपकी कला का कॉमर्शियल पोटेंशियल 100% एक्सप्लोर किया जाए, और मैं मानता हूं इसकी बहुत बड़ी जरूरियत है। मैंने अभी मंच पर जब मुख्यमंत्री जी का भाषण हो रहा था तब पीयूष भाई को बोला कि नितिन बोस ने 3 गाड़ियां डिजाइन करी, और बड़े गर्व से मुझे एनआईडी के मंडल साहब दिखा रहे थे, बोस साहब भी थे, कंपनी के लोग भी थे। मगर यही गाड़ी कोई जापान के डिजाइनर ने डिजाइन की होती तो नितिन बोस और जापान के डिजाइनर को जो परिमार्जन मिला है, इसकी कोई कंपैरिजन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। हमारे यहां एनआईडी को ये आगे पर करना होगा। इंक्यूबेशन सेंटर बनाया, इनोवेशन सेंटर बनाया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है। मगर जो इस क्षेत्र में कैरियर, इस क्षेत्र को अपनी कैरियर बनाते हैं, उनको रिक्वायरमेंट के साथ जोड़कर उनकी भी चिंता कमोबेश हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्था एनआईडी में करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि इसके लिए एक अलग वर्टिकल ही तैयार करोगे तभी होगी, क्योंकि यहां तो डिजाइन वाले लोग होते हैं, यहां इसकी कॉमर्शियलाइजेशन करने वाले लोग नहीं है। ये दोनों का मिलन भी कभी न कभी एनआईडी ने आगे आने वाले दिनों में करना होगा, तभी जाकर देश में डिजाइन का जो 100% पोटेंशियल पड़ा है, इसको हम एक्सप्लोर कर पाएंगे और बच्चे इसको कैरियर के रूप में एक्सेप्ट करने में झिझकेंगे नहीं। आज जो विद्यार्थी है, शौकिया भी है, कुछ बड़े परिवारों के भी है, जिनमें गुण पड़ा है, मगर बहुत बड़ा ऐसा पोटेंशियल है जो इसको कैरियर के रूप में एक्सेप्ट करने में झिझकता है। और इस क्षेत्र में डिजाइन की रीच भी बढ़ाने की जरूरत है, इस पर भी एनआईडी ने काम करना चाहिए। हर क्षेत्र में डिजाइन का महत्व है। कोई बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है तो वहां पर भी डिजाइन की जरूरत है। हाईटेक डिजाइन के क्षेत्र में हमने आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे चिप हो। एक सारे क्षेत्र को एक्सप्लोर कर कर जिसमें डिजाइन का गुण पड़ा है, डिजाइन का स्वभाव पड़ा है, डिजाइन की रुचि पड़ी है, ये लोगों की कैरियर के साथ उसको जोड़ने का काम एनआईडी ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ने करना चाहिए। और मुझे लगता है सभी परिसर में इसका एक वर्टिकल बनाकर इसको एक नए सिरे से सोचना चाहिए। और समाज जीवन के हर क्षेत्र में डिजाइन कैसे आए, डिजाइन का फायदा हर क्षेत्र को कैसे हो, इसके लिए भी काफी काम करने की जरूरत है। मेरे बहुत शुरुआती कैरियर में 82 में मैंने पाटन का दौरा किया था, और पाटन का पटोला, मतलब पाटनનું પટોળું જે લોકોએ જોયું હશે उनको मालूम होगा कितनी बखूबी से, बारीकी से, वैज्ञानिक तरीके से की हुई डिजाइन है। तो मेरा उनके घर चाय पान था, मैं बहुत छोटा आदमी था। एक केसी पटेल कार्यकर्ता मुझे उनके घर पे ले गए। मेरी इच्छा थी कि ये परिवार को देखें, उनके घर पर ले गए। जब उनसे बातचीत करी तो रुचि के कारण मैं धीरे 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 पूछता गया। मैं आपको बताता हूं,
इतनी साइंटिफिक डिजाइन शायद ही कहीं हुई होगी कलर कॉम्बिनेशन के साथ। ये विधा हमारे यहां पड़ी है, इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और एक्सप्लोर करना है तो काफी लोग इसको कैरियर के रूप में स्वीकार करें, ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा। और डिजाइन की उपयोगिता के बारे में भी जागरूकता और एक्सपेंशन के लिए प्रयास भी हमने करने पड़ेंगे। मुझे कोई लंबा भाषण पहले से नहीं करना था, मैं इंस्टीट्यूशन को देखने के लिए ही आया था। मेरा काम तो हो गया समाप्त। पीयूष भाई ने डिटेल विषय पर बताया है। मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं एनआईडी की पूरी टीम और विशेषकर विद्यार्थी और प्राध्यापकों को है। धन्यवाद। तीसरी तस्वीरें आप देख रहे थे गांधीनगर से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद एनआईडी के गांधीनगर के इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर आईसीसी का उद्घाटन करने के दरमियान उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि डिज़ाइनिंग अपने आप में किस प्रकार से ज़रूरी है हर क्षेत्र में, हर विधा में, और उस दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। महत्वपूर्ण खबरों की ओर एक बार फिर से रुख करते हैं। स्वीडन में रहने वाले बंगाल की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार हैं। ये महिलाएं पारंपरिक परिधान में बंगाल के पारंपरिक गीत संगीत के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेंगी। डीडी न्यूज संवाददाता राजेश राज ने इन महिलाओं की तैयारी को लेकर उनसे बातचीत की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बंगाल का नाम जेहन में आते ही कला और संस्कृति की एक अद्भुत तस्वीर उभर कर सामने आती है। बंगाल की जो महिलाएं हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए स्वीडन में अभी से तैयार हो रही हैं, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को यहाँ पहुँचेंगे तो किस तरीके से उनका अभिनंदन किया जाएगा, इसकी क्या खास तैयारियां होंगी, इसका हम जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी रविवार को भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप भारत से आती हैं, किस तरीके की तैयारी है, कैसे अभिनंदन करेंगी पीएम? हमारे लिए ये बंगाली होने के नाते और इंडियन होने के नाते और ऊपर से कलाकार होने के नाते हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हम लोग अपने बंगाल की ट्रेडिशन को अपहोल्ड करते हुए ये परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं और उनको स्वागत कर सकते हैं ये परफॉर्मेंस के थ्रू। हम लोग ये एक एनैक्टमेंट कर रहे हैं, ये पूरा डांस नहीं है बट इट्स अ काइंड ऑफ एनैक्टमेंट जिसमें हम लोग बंगाली ट्रेडिशन और बंगाली शक्ति, नारी शक्ति, देवी माँ दुर्गा का फ्यूजन करेंगे इसमें। बंगाल में कमल खिला है और धीरे धीरे देश के विभिन्न हिस्सों में कमल खिलता जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो एक वैश्विक नेता के लिए, अंतर्राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभर कर सामने आती जा रही है। कितना ये संतोष पैदा करता है एक इंडियन होने के नाते? बहुत ज़्यादा। हम लोग हमें इतना प्राउड फील हो रहा है कि हम शब्द हमारे पास ज़रूर नहीं है ना। विदेश में रहने के बावजूद हमने अपने संस्कृति को और उसको संजोग के रखने की कोशिश की है। दुर्गा पूजा के लिए बंगाल को जाना जाता है, और ये महिलाएं जब अपने पूरे लय में होंगी, जब अपने कला का प्रदर्शन करेंगी तो निश्चित तौर पर वो क्षण एक अद्भुत क्षण होगा, क्योंकि स्वीडन में बंगाल की धमक दिखने वाली है। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ स्वीडन के गोथमबर्ग से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन के दौरे पर पहुंचने वाले हैं, जहां वर्ल्ड ऑफ वोल्वो में प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन के नामचीन उद्योगपतियों के साथ मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से उद्योग जगत में क्या असर पड़ेगा, इसी मुद्दे पर वोल्वो भारत कंपनी के चेयरमैन कमल बाली से डीडी न्यूज संवाददाता राजेश राज ने खास बातचीत की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गुथमबर्ग पहुंचेंगे, जिसे स्वीडन का दूसरा सबसे बड़ा शहर कहा जाता है और इसे वोल्वो सिटी के रूप में भी जाना जाता है। यहां पर वर्ल्ड ऑफ वोल्वो में प्रधानमंत्री स्वीडन की नामचीन जो व्यवसायी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके साथ भी मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे, जिसमें वोल्वो के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। और हमारे पीछे जो आप ये गाड़ी देख रहे हैं, ये वोल्वो की इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जिसका बखूबी संचालन भारत में भी किया जा रहा है। हमारे साथ जो वोल्वो कंपनी के चेयरमैन हैं इंडिया के, बाली साहब, वो अभी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। प्रधानमंत्री जी का विजिट गोथमबर्ग में हो रहा है इस संडे को। वाकई में जिस तरह आपने बोला बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्वीडन और इंडिया की जो रिलेशनशिप है
उसको और भी मजबूत करने वाला है। स्वीडिश कंपनियां इंडिया में बहुत सालों से कंट्रीब्यूट कर रही हैं और 100 वर्षों से अधिक कई कंपनियां यहाँ पे काम कर चुकी हैं और काम कर रही हैं। वॉल्वो जैसी कंपनी हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 25 साल से ऊपर से कर रहे हैं। और अगर आप देखें हिंदुस्तान और स्वीडन की आपस की जो स्ट्रेंथ्स हैं बहुत कॉम्प्लीमेंट्री हैं। स्वीडन के पास बहुत बड़े बड़े आइकॉनिक ब्रांड्स हैं, अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं, इनोवेशन है। और जो भारत है, भारत के पास स्केल है, पॉपुलेशन है, मार्केट है और एक भूख है कि हम आगे बढ़ें। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा मिश्रण होने वाला है और आगे, और प्रधानमंत्री के आने से बहुत इंस्पिरेशन होगी दोनों सेक्टर्स, दोनों साइड्स के लिए कि इस बिजनेस को और इस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाया जाए। ये लगता है कि इंडिया का मार्केट और जो स्वीडन की टेक्नोलॉजी है ये दोनों मिलकर आने वाले दिनों में रंग लाएंगे और इसमें वॉल्वो की भी भूमिका जो है और भी आगे बढ़ने वाली है। बिल्कुल, जैसे आपको मालूम होगा वॉल्वो स्वीडन की सबसे बड़ी कंपनी है और बहुत लार्ज कंपनी है। जो इंडिया की और स्वीडन की जो स्ट्रेंथ्स हैं आपस में compete नहीं करती हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। वही जैसे स्वीडन के पास मैंने आपको जैसे बताया नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन, नए काम करने के तरीके बहुत अच्छे हैं। तमाम कंपनियों के सीईओज हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि भारत के बाजार की तरफ पूरा वर्ल्ड टकटकी लगाए देख रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से ये जो अभियान है, ये जो उड़ान है, उसमें और भी पंख लगने की संभावना साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ स्वीडन के गुथमबर्ग शहर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। वहीं भारत की कल्पतरु नाम की कंपनी स्वीडन में लिंजे मोन्टाज के नाम से इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन का काम बखूबी कर रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के सपने को साकार कर रही है। डीडी न्यूज संवाददाता राजेश राज ने कंपनी के मार्केट हेड हितेश कुंबट से विशेष बातचीत की। उन्नत देशों का जब कभी जिक्र होता है तो ये मन में एक भाव जगता है कि उन्नत देशों, जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं, उनके उत्पाद भारत में बिकते हैं। लेकिन कल्पतरु एक ऐसी कंपनी है जो भारत में इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन का व्यवसाय करती है और स्वीडन में लिंजे मोन्टाज के नाम से व्यवसाय करती है। यानी जो उनकी मदर कंपनी है वो कल्पतरु है और वो भारत की कंपनी है। हितेश कुंबट वो अभी हमारे साथ स्वीडन में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जी स्वीडन समेत 5 देशों की यात्रा पर हैं, तो क्या लगता है कि इन यात्रा के बाद हिंदुस्तान का जो उद्योग है वो कितना आगे बढ़ सकेगा? पूरे विश्व में भारतीय कंपनियां आईटी कंपनियां के नाम से जानी जाती है। हमारी कंपनी कल्पतरु और लिंजे मुमताज का नाम लिया। हम लोग क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। लगभग 70 देशों में हमारा काम है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हिंदुस्तान तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरे, तो क्या लगता है कि यूरोप के देशों में प्रधानमंत्री की यात्रा और भारतीय कंपनियों का धीरे धीरे यूरोप के देशों में प्रसार, आगे बढ़ना, वो कितना रंग लाएगा आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में? यूरोपियन देशों में इंजीनियर्स की बहुत कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले लोगों की बहुत कमी है और हिंदुस्तान में बहुत अच्छे इंजीनियर्स पाए जाते हैं। तो हिंदुस्तान से इंजीनियरिंग टैलेंट यहाँ पर आके काम कर सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि सिर्फ आईटी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी हिंदुस्तानी कंपनियां बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ आईटी के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जो हिंदुस्तान के नौजवान हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। भारत की दिग्गज कंपनी समूह टाटा ने स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स का अधिग्रहण बीते साल ही किया है और ये कंपनी कार के डैशबोर्ड और इंटीरियर तैयार करती है। आर्टिफैक्ट्स के इंटीरियर हेड पर पीर स्टैनफेल्ट से डीडी न्यूज़ से खास बातचीत की और बताया कि कैसे ऑटोमोशन क्षेत्र में भी काफ़ी अहम है। स्वीडन और भारत दोनों देशों के बीच ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां लगातार काम कर रही हैं। स्वीडन में एक ऐसी ही कंपनी है आर्टिफैक्ट्स और
2025 में टाटा ने इनको एक्वायर किया है और टाटा के लिए ये डैशबोर्ड में जो लगाए जाने वाले तमाम जो उपकरण हैं उसको बखूबी ये तैयार कर रहे हैं। पर स्टैनफेल्ड जो इंजीनियरिंग के हेड हैं आर्टिफैक्ट्स कंपनी के, जो टाटा ऑटोकॉम ने जिसको एक्वायर किया है और उनके लिए ये क्या तैयार करते हैं वो आपको हम सीधा इनसे बात कराएंगे। So Artifacts Systems is a leading European automotive supplier. We provide interior and exterior applications for the automotive industry. In Sweden we're based in 3 locations, approximate turnover of 800 million euros. We were acquired in December by Tata Autocomp. So since then we're obviously then part of a global community where we're collaborating and building relationships with most parts of the world, India in particular of course, where Tata and Tata Autocomp have a huge penetration already to the market. निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ऑटोमोबाइल कंपनियों को स्वीडन के द्वारा नई तकनीक और इंडिया के नए स्किल दोनों मिलकर कीर्तिमान रचेंगे, नया इतिहास गढ़ेंगे। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ स्वीडन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। धार के भोजशाला की वाग्देवी सरस्वती मंदिर में पूजा पाठ के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस बीच धार से सांसद और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर भी मंदिर पहुंची। दरअसल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हिंदुओं को मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला कॉम्प्लेक्स में पूजा और दूसरे कामों के लिए बिना रोक टोक के जाने की अनुमति दे दी है। एएसआई के इस आदेश के बाद पूजा पाठ के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। एएसआई का यह फैसला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले के एक दिन बाद आया जिसमें उसने कहा था कि धार में भोजशाला देवी सरस्वती का मंदिर है। एएसआई के अनुपालन आदेश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इंदौर बेंच ने अपने आदेश द्वारा यह माना है कि धार जिले में स्थित भोजशाला एक संरक्षित स्मारक है और यह देवी बागदेवी सरस्वती का मंदिर है। लगातार शुरू से ही मैं यहाँ पर दर्शन के लिए आती हूँ और सभी हमारे हिंदू समाज के लिए अब खुला हो गया। कोर्ट ने अब निर्देश कर दिए कि हिंदू समाज के लिए हमेशा ये खुला रहेगा, वो दर्शन कर सकते हैं, अपना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। राजा भोज ने बनाई थी और आर्कियोलॉजी टीम के आधार पर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया अब हिंदू समाज के लिए हमेशा के लिए खुला है। आपका जब तक उसके आधार पर निर्णय नहीं था तो आप यहाँ नमाज पढ़ते थे, पर अब क्योंकि कोर्ट ने निर्णय किया, कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है और इसको सभी को जनता को स्वीकार करना है। धार जिले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद इसके अलावा पुरातत्व विभाग और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे कैसे पूजा विधि होगी और किस समय से किस समय पूजा विधि होगी, उसके अनुपालन में कल एक समन्वय बैठक की गई थी। इस बैठक में जो निर्णय लिए गए थे उसी के अनुपालन में आज ये पूजा हो रही है, जिसमें आज हमने भी भागीदारी करी। सुरक्षा की दृष्टि से यदि आप बात करें तो सभी जो पिछले 4-5 दिन से लगातार पॉइंट्स लगे हैं, वो चाहे फिक्स्ड हो, पेट्रोलिंग हो, हाई राइज हो, मिश्रित आबादी के क्षेत्र हो या फिर आपके जो धार्मिक स्थल और क्षेत्र है वहाँ पे जो लगातार हमारे द्वारा मौजूदगी बनाई गई है और इसमें हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि शांति सौहार्द भाईचारा बनाए रखें। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय जो है उसमें मुझे लगता है कुछ लोग ठीक से शायद समझ नहीं पाए होंगे और जिन तक ये नहीं पहुंचा है उन पे व्यक्तिगत जाके हर मोहल्लों में हम लोग बैठकें करेंगे और ये जो भी उनके दिशा निर्देश हुए हैं उसी के अनुपालन और अनुक्रम में हम आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आदिकाल से भोजशाला मंदिर और आध्यात्म का एक बड़ा केंद्र रहा है। विगत कुछ वर्षों से यहाँ पर नमाज भी अदा की जा रही थी, तो आज इस संदर्भ में सबसे पहले सकल हिंदू समाज एकत्रित होकर संतों और आचार्यों के साथ मिलकर इसका शुद्धिकरण कर पुनः यहाँ नई अखंड ज्योत को विराजमान कर पूजन अर्चन आरंभ कर रहा है। अयोध्या के राम मंदिर का मिलना जितना बड़ा था उतना ही बड़ा धार में हमारी वाग्देवी की विजय है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में राजधानी एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आज सुबह आग लग गई और इस घटना में फिलहाल किसी व्यक्ति के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आलोट और लूनी रीछा स्टेशन के बीच तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 डिब्बे में सुबह करीब 5:15 बजे शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी। जिस डिब्बे में आग लगी उसे ट्रेन से अलग करके आग पर काबू पा लिया गया। सभी यात्रियों को ट्रेन से उतार दिया गया था। फायर को ऑलमोस्ट कंट्रोल कर लिया गया है। साइट पर 3 फायर ब्रिगेड उपलब्ध हैं, एम्बुलेंस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सबके साथ मिलकर काम किया जा रहा है। रेलवे के अधिकारी साइट पर पहुंच चुके हैं
और अतिरिक्त कोच की व्यवस्था कोटा से की जा रही है। लगभग आधे से पौन घंटे में जो ट्रेन का बाकी का पोर्शन है वो वहाँ से रवाना हो जाएगा। उसके बाद ट्रैक को रिस्टोर करने की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। इस घटना के कारण अप और डाउन में कुछ गाड़ियाँ रेगुलेट हुई हैं। लगभग 5 से 6 गाड़ियाँ दोनों डायरेक्शन में रेगुलेटेड हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि किसी भी तरह की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या फिर हेल्पलाइन पे संपर्क करें और 139 से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या अब 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है। इस वृद्धि में भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। यह निर्णय द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 के तहत लिया गया है। इसके जरिए वर्ष 1956 के सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट में संशोधन किया गया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और न्यायिक व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी। भाजपा नेता आरपी सिंह ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले पर कहा है कि सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है और दोषियों की गिरफ्तारी की शुरुआत हो गई है। सरकार इस बात को लेकर गंभीर है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। राहुल गांधी जी शायद अपना समय भूल गए। जब उनकी सरकार राजस्थान में थी 10 पेपर लीक हुए थे और एक बार भी कभी उन्होंने चूली करी अशोक गहलोत को लेकर, कभी अशोक गहलोत का इस्तीफा नहीं मांगा। 10 पेपर लीक हुए वहां पर, 10 बार पेपर लीक हुए। परंतु राजनीति करते हैं। सरकार ने ऑलरेडी सीबीआई जांच बिठा दी। ऑलरेडी जो लोग दोषी थे उनकी गिरफ्तारी होनी शुरू हो गई है और सरकार आगे ये ना हो उसके लिए चिंता कर रही है। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले पर कहा है कि केंद्र सरकार इस मामले में लगातार सक्रिय है। जो अपराधी हैं उन्हें सरकार बख्शेगी नहीं। केंद्र की सरकार लगातार सक्रिय है। जो भी इसमें मास्टरमाइंड से लेकर जो लोगों ने यह इतना बड़ा अपराध किया है, बच्चों के जीवन से खेला है, उसको किसी हालत में भी सरकार बख्शने वाली नहीं है। और आप देख रहे हैं लगातार कार्रवाई हो रही है। सीबीआई को जांच दी गई और उसके साथ साथ बड़ी मात्रा में कार्रवाई हो रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के 7 राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों का प्रबंधन अब सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI और राष्ट्रीय उच्च गति सड़क निगम यानी NHIDCL को सौंप दिया है। इससे पहले ये खंड राज्य PW के NH विंग के अधीन थे और इनका औपचारिक हस्तांतरण अब संपन्न हो गया है। राज्य सरकार के पास ये प्रस्ताव करीब 1 साल से लंबित था और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय लगातार इसके लिए अनुरोध कर रहा था। विशेषज्ञों का कहना है कि इन 7 हाईवे स्ट्रेच के राष्ट्रीय प्राधिकरण को सौंपने से सिक्किम, भूटान और बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। दार्जिलिंग हिल्स, डुआर्स और उत्तर बंगाल के अन्य क्षेत्र अब राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से बेहतर जुड़ सकेंगे। इसके अलावा मालदा और मुर्शिदाबाद के माध्यम से बिहार बंगाल कॉरिडोर का विकास भी तेजी से होगा। मुर्शिदाबाद, नादिया और उत्तर 24 परगना से घोड़ाडांगा इंडो बांग्लादेश बॉर्डर तक सड़क संपर्क मजबूत होगा, जिससे रणनीतिक और सीमावर्ती इलाकों में परिवहन ढांचे को बड़ा लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल में अतिक्रमण पर भाजपा सरकार का बुलडोजर चल रहा है। राज्य के मंत्री दिलीप घोष ने कहा है कि जहां अवैध रूप से निर्माण होगा वहां बुलडोजर चलेगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा। जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए, कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है किस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय सेना और रॉयल कंबोडियन सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2 2026 का समापन हो गया। यह अभ्यास 14 दिनों तक चला, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं ने मिलकर कई महत्वपूर्ण सैन्य गतिविधियों में हिस्सा लिया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल और सहयोग को मजबूत करना था।
अभ्यास के दौरान सैनिकों ने अर्ध शहरी वातावरण में सामरिक अभियानों की योजना बनाना और उन्हें सफलतापूर्वक अंजाम देना सीखा। इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने अपनी रणनीतियों, तकनीकों और अनुभवों का आदान प्रदान किया। इससे जटिल परिस्थितियों में बेहतर तरीके से काम करने की क्षमता विकसित हुई। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा ने डोमिनिका के ग्रैंड वे और सेंट फोंजीन में चल रहे 3 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स का दौरा किया। उन्होंने कहा कि भारत लगातार डोमिनिका के सामुदायिक विकास के लिए मदद करता रहेगा। साथ ही उन्होंने डोमिनिका सरकार और विदेश मंत्री डॉक्टर विंस हेंडरसन का सहयोग के लिए भी धन्यवाद किया। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागरिकों से ईंधन खपत कम करने की अपील के बाद भाजपा ने मेरा भारत मेरा योगदान नाम से एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है। इस जन जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने, ऊर्जा बचाने और अपनी दैनिक आदतों में बदलाव लाकर सरल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस पहल के तहत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता देश भर के नागरिकों को सोना खरीदने से बचने, गैर जरूरी विदेश यात्राओं को टालने और स्वदेशी उत्पादों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। पीएम मोदी कई केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के कई प्रशासनिक विभागों के साथ मिलकर ईंधन बचाने के उपाय अपनाना शुरू कर चुके हैं। कई मंत्रियों और नेताओं ने पीएम मोदी की अपील पर अमल करते हुए मेट्रो यात्रा और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे विकल्पों को भी चुना है और ईंधन बचाने तथा ऊर्जा बचत के तरीकों को बढ़ावा देने के प्रयास में अपने काफिले का आकार भी छोटा कर दिया है। भारी उद्योग मंत्रालय ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। सरकार ने अभी 503.86 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिससे अलग अलग राज्यों और सरकारी कंपनियों में 4874 नए ईवी पब्लिक चार्जर लगाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह पहल वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और सतत हरित मोबिलिटी के माध्यम से नेट जीरो 2070 के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात के नियमों में बदलाव किया है। अब चांदी की सिल्लियां समेत चांदी की कई श्रेणियों के आयात को फ्री से बदलकर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी यानी प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। यानी अब इन वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य होगी। ये फैसला DGFT यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की नई अधिसूचना के तहत लागू किया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम बढ़ते आयात बिल और विदेशी मुद्रा पर दबाव को कम करने के लिए लिया गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष बैठक में पश्चिम एशिया के संघर्ष से पैदा हुए ऊर्जा और उर्वरक संकट पर अपना पक्ष सामने रखा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P. हरीश ने कहा कि इस संकट से निपटने के लिए केवल तुरंत उठाए जाने वाले कदम ही नहीं, बल्कि लंबे समय के समाधान और देशों के बीच सहयोग भी जरूरी है। भारत ने साफ कहा है कि व्यापारिक जहाज़ों पर हमला करना, जहाज़ों के कर्मचारियों की सुरक्षा को खतरे में डालना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों की आवाजाही रोकना बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत ने यह भी कहा है कि सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना चाहिए और ऊर्जा तथा सप्लाई चेन की सुरक्षा बनाए रखना पूरी दुनिया की प्राथमिकता होना चाहिए। करीब 20,000 मीट्रिक टन LPG लेकर मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर सिमी सुरक्षित रूप से गुजरात के कच्छ जिले में स्थित कांडला पोर्ट पहुंच गया है। ये टैंकर 13 मई को होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर भारत पहुंचा है। क्षेत्रीय तनाव के बीच सिमी टैंकर का सुरक्षित भारत पहुंचना ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। देर रात कांडला पोर्ट पहुंचने इस जहाज को ऑयल जेटी पर लगाया जाएगा।
जहां एलपीजी ऑफ लोडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। इस खेप से घरेलू एलपीजी सप्लाई को मजबूती मिलेगी। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बीते अप्रैल महीने में देश में क्रूड स्टील के उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में क्रूड स्टील का उत्पादन बढ़कर करीब 1 करोड़ 40 लाख टन पहुंच गया। इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग में लगातार बढ़ती मांग के चलते स्टील क्षेत्र में इतनी तेजी देखने को मिली है। किस तरीके से, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और विनिर्माण में लगातार बढ़ती मांग का असर अब स्टील सेक्टर में भी साफ दिखाई दे रहा है। भारत का स्टील उद्योग लगातार ग्रोथ की राह पर आगे बढ़ रहा है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2026 में देश में कच्चे इस्पात यानी क्रूड स्टील के उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी के चलते इस्पात की खपत में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अप्रैल 2026 में देश में क्रूड स्टील का उत्पादन 5.8% बढ़कर करीब 1 करोड़ 40 लाख टन पहुंच गया। वहीं फिनिश स्टील उत्पादन में 3.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह करीब 1 करोड़ 30 लाख टन रही, जबकि तैयार इस्पात की खपत 8.1% बढ़कर लगभग 1 करोड़ 29 लाख टन के पार पहुंच गई। ये आंकड़े देश में मजबूत औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों को दर्शाते हैं। इस दौरान घरेलू बाजार में इस्पात की कीमतों में भी सुधार देखने को मिला। अप्रैल में स्टील बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली है। व्यापार से जुड़े आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में भारत इस्पात का मामूली नेट आयातक बना रहा है। इस दौरान स्टील आयात में 30% से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि निर्यात भी करीब 25% बढ़कर 4,70,000 मैट्रिक टन से अधिक रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार विदेशी बाजारों से प्रतिस्पर्धी कीमतों का दबाव होने के बावजूद घरेलू मांग लगातार मजबूत बनी हुई है, जिसके चलते स्टील सेक्टर में तेजी का माहौल बना हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार देश में स्टील उत्पादन क्षमता अब करीब 22 करोड़ टन प्रति वर्ष तक पहुंच चुकी है और उद्योग जगत 2030 तक 30 करोड़ टन क्षमता के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अन्य निजी कंपनियां लगातार क्षमता विस्तार योजना पर काम कर रही हैं। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू खपत जैसे आंकड़े औद्योगिक गतिविधियों में लगातार रिकवरी का संकेत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के अहमदाबाद स्थित नवनिर्मित मिलेनियम माइंड्स टेक पार्क और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कैंपस के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। यह प्रोजेक्ट गुजरात को न्यू एज टेक्नोलॉजी सेक्टर में नई पहचान देगा और हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी समेत कई उद्योगपति और टेक सेक्टर से जुड़े प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि गुजरात अब सिर्फ औद्योगिक विकास तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि न्यू एज टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी देश का नेतृत्व करेगा। गुजरात जो वर्षों से आजादी के समय से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है, न्यू एज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी गुजरात देश का नेतृत्व करे और पूरा देश और दुनिया जानता है कि गुजरात ने मजबूती के साथ जिस क्षेत्र में कदम रखा है वहां टॉप 1, 2, 3 जाने में कभी गुजरात देर नहीं लगाता। मुझे भरोसा है कि यहां पर भी हम यही इतिहास का पुनरावृत्ति करेंगे। साथ ही अमित शाह ने बताया कि मिलेनियम माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण में करीब 9,000 प्रोफेशनल्स के लिए काम करने की व्यवस्था होगी। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत भारत नए टेक सेक्टर्स में फाउंडर की भूमिका निभा रहा है और आने वाले समय में ये टेक पार्क गुजरात के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। 1100 करोड़ की लागत से 13,50,000 वर्ग फुट क्षेत्र यहां पर बन गया है और पहले चरण में ही
9,000 हाई स्किल प्रोफेशनल्स के लिए सुविधापूर्ण तरीके से काम करने का एक बहुत अच्छा वातावरण ये मिलेनियम माइल टेक पार्क उपस्थित करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 मई से 19 मई तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। 3 दिवसीय इस दौरे में उनका प्रमुख जोर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा, बस्तर में चल रहे विकास कार्यों का आकलन, जन सुविधाओं के विस्तार और मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक पर रहेगा। इस दौरान रायपुर और बस्तर संभाग में कई अहम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अमित शाह डायल 112 सेवा के तहत 400 नए वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गृह मंत्री का ये दौरा बस्तर में सुरक्षा और विकास योजनाओं की समीक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने मनीषा गुरुनाथ पर बायोलॉजी पेपर लीक की साजिश में शामिल होने का शक जताया है। जांच एजेंसी के अनुसार मनीषा एनटीए की एक्सपर्ट्स टीचर थी और उन्होंने प्रश्न पत्रों के अनुवाद व तैयारियों में अहम भूमिका निभाई थी। आरोप है कि मनीषा मंधारे ने पेपर कथित रूप से सह आरोपियों तक पहुंचाया था। इससे पहले 14 मई को इस मामले में मनीषा वाघमारे को भी पुणे से गिरफ्तार किया गया था। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद आगे की जांच के लिए दिल्ली लाया गया। इस बीच सीबीआई ने देश भर में 6 स्थानों पर छापेमारी कर लैपटॉप, मोबाइल फोन, बैंक दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की है, जिसकी जांच जारी है। मामले में 12 मई को शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जो नीट यूजी 2026 परीक्षा के कथित पेपर लीक से जुड़ी है। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने की अपील के बाद डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो को लेकर बड़ा फैसला किया है। डीएमआरसी ने घोषणा की है कि 18 मई 2026 से हर सोमवार 6 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेनों के जरिए 24 अतिरिक्त फेरे संचालित किए जाएंगे। वहीं अन्य दिनों में भी ज़रूरत के मुताबिक अतिरिक्त सेवाएं चलाई जाएंगी ताकि यात्रियों को निर्बाध और सुगम यात्रा की सुविधा मिल सके। डीएमआरसी ने कहा है कि बढ़ती मांग को देखते हुए यात्री संख्या पर लगातार नज़र रखी जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे। डीएमआरसी के मुताबिक ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और पर्यावरणीय स्थिरता में मास ट्रांजिट की अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए मेट्रो सेवाओं को और अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और सुलभ बनाने के लिए कई रणनीतिक पहल की जा रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेट्रो की सेवाओं को अपना सकें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान को एक नई चेतावनी दी है। उन्होंने इसे तूफान से पहले की शांति कहा है। माना जा रहा है कि ट्रंप ने अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू करने पर विचार किया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही शांति समझौता नहीं हुआ तो ईरान के लिए बहुत बुरा समय आने वाला है। उन्होंने कहा कि उनका हित समझौता करने में है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बताया है कि ट्रंप प्रशासन की ओर से नई बातचीत की इच्छा के संदेश मिले हैं, लेकिन उन्होंने अमेरिका की वास्तविक मंशा पर अविश्वास व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और नाइजीरिया के सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को एक अभियान में इस्लामिक स्टेट समूह के एक कुख्यात आतंकवादी को मार गिराया है। ट्रंप ने देर रात एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस संयुक्त अभियान की घोषणा की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने नाइजीरिया में आईएसआईएस के दूसरे सबसे बड़े वैश्विक कमांडर अबू बिलाल अल मुनकी को ख़त्म कर दिया है। यह आतंकी पूरी दुनिया में आईएसआईएस का दूसरा सबसे बड़ा नेता माना जाता था। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने अभियान की पुष्टि की और कहा कि चाड झील के पास स्थित इलाके में अल मैनुकी के ठिकाने पर किए गए हमले के दौरान कुख्यात आतंकी अपने कई लड़ाकों के साथ मारा गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोंगो और युगांडा के बुंडीबुग्यो वायरस के कारण फैले इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। हालांकि WHO ने कहा है कि यह प्रकोप महामारी आपातकाल के मापदंडों को पूरा नहीं करता। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पूर्वी प्रांत इटूरी में इबोला के लगभग 246 संदिग्ध मामले पाए गए हैं और 80 लोगों की मौत हो गई है। इबोला का
बुंडीबुग्यो स्ट्रेन इस वायरस का एक दुर्लभ प्रकार है जिसके लिए अभी कोई मंजूर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। पड़ोसी देश युगांडा के साथ लगातार सीमा पार आवाजाही के कारण स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए चिंता बढ़ गई है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में शनिवार को हजारों शिक्षकों ने सड़कों पर उतरकर केंद्र दक्षिणपंथी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने बेहतर वेतन, तेज पदोन्नति और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कम वेतन और बढ़ते काम के दबाव के कारण शिक्षक परेशान हैं। पुर्तगाल में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का वेतन OECD देशों के मुकाबले कम माना जाता है। शिक्षकों ने सरकार से सम्मानजनक वेतन और बेहतर सुविधाओं की मांग की है। और अब देखते हैं खबरें कान फिल्म महोत्सव से जुड़ी हुई। उनहत्तरवें कांस फिल्म फेस्टिवल के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाजार मार्चे डू फिल्म में भारत ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। भारत इंडिपेंडेंट सिनेमा की विविधता और समृद्धि को प्रदर्शित करते हुए दुनिया के फिल्मकारों के लिए सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन बन रहा है। भारत पवेलियन में इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स की फिल्में पेश की जा रही हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों, डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोड्यूसर्स और फेस्टिवल प्रोग्रामर्स से मुलाकात भी हो रही है। देखिए हमारी सहयोगी जय सिन्हा की खास रिपोर्ट। पॉलिसी रिफॉर्म्स, डिजिटल क्लियरेंसेस और एकीकृत रेगुलेशंस, आज भारत सेंटर स्टेज ले रहा है जब बात हो रही है कंटेंट क्रिएशन की। यूरोप का सबसे बड़े फिल्म बाजार में शुमार है ये मार्च टू फिल्म यानी कि कान फिल्म महोत्सव में आयोजित होने वाला ये फिल्म बाजार, जहां पर दुनिया भर से देश पहुंचते हैं अपनी फिल्मों को लेकर और उनका मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा देशों को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपनी फिल्में बेच सकें। यानी कि एक ऐसा मंच जहां पर निर्देशक, डिस्ट्रीब्यूटर्स एक साथ आते हैं सिनेमा के को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए। किस तरह से भारत अपने आप को इस मंच पर प्रस्तुत कर रहा है, आइए आपको इसकी एक झलक दिखाते हैं। यहाँ पर इस बार कान फिल्म महोत्सव में जो भारत की भागीदारी है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। बेहद मजबूत भागीदारी के साथ भारत इस बार यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मनोज जी महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र एक हब माना जाता है जब हम बात करते हैं सिनेमा के निर्माण की। किस तरह से इस बार पूरी दुनिया से फिल्म मेकर्स को बुलाने के लिए कुछ नया यहाँ पर सरकार के विजन के तहत किया जा रहा है? जी मतलब फिल्म्स जो है अभी हम नए टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, तो अभी स्टूडियो सेटअप से हम आगे बढ़ के जा रहे हैं इमर्सिव मीडिया, AI और VFX की दुनिया में। तो ये सब है जो अपग्रेड कर रहे हैं हम महाराष्ट्र में फिल्म सिटी, और काफी लोग जो है वो यहाँ पे आना चाहते हैं। और इट्स मुंबई तो हब है, इंटरनेशनल हब है, सो एक कनेक्टिविटी भी है। तो ये सब जो बातें हैं वो आगे चल के बहुत बिजनेस लाने वाली है। आज हम बात करते हैं मेनी फेसेस वन सिनेमा, यानी कि भारत की जो जड़ों से जुड़ी हुई कहानियां हैं आज वैश्विक मंच पर पहुंच रही हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा काम किया गया है, सिंगल विंडो क्लियरेंस, कैसे को प्रोडक्शंस को बढ़ावा मिल रहा है, कैसे आज भारत का ये विजन है सरकार का कि भारत को एक कंटेंट हब बनाया जाए। हम 2 साल पहले हम वेव्स करने के बाद इंडिया का पूरा पोजीशनिंग चेंज हो गया वर्ल्ड में। पीपल नो एग्जैक्टली, पीपल को पता है इंडिया क्या चेंजेस लेकर आने वाला है, हाउ वेरियस वर्टिकल्स में हमारा सिनेमा और कंटेंट और क्रिएटिव इकोनॉमी का स्पेस इंडिया पहले बोला है 5 साल पहले। नाउ कान इज सेइंग क्रिएटिव इकोनॉमी। सो इसका हम आगे वर्ल्ड से बहुत आगे है। 3 चीज बोल सकता है इस साल इंडिया का। एक है इंडिया का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर्स आया हुआ है इंडिया से। ये पहले सोच रहा था अंदर ही से बिजनेस कर सकता है, नाउ थोड़ा चेंज उनका माइंडसेट हो गया है दैट हम आगे बढ़ने के लिए हम इधर आने का है। दूसरा है इस बार हॉलीवुड नहीं है कान में, तो उसका इंडिया का प्रोड्यूसर्स बहुत फायदा उठा रहे हैं। दूसरा है यंग पीपल
who have come with short films इस बार आया है। ऑडियो विजुअल फैक्ट्री आज सिर्फ कहानियों के लिए नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के लिए भी दुनिया के तमाम बड़े निर्माता निर्देशक भारत की ओर देख रहे हैं। तो यही तो है ऑरेंज इकोनॉमी का उदय, जिसकी एक झलक हम यहाँ पर इस मार्च टू फिल्म, इस सबसे बड़े यूरोपियन फिल्म बाजार में भी देख पा रहे हैं। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज कानपुर। आईपीएल में आज पहला मुकाबला पिछले सीजन का फाइनल खेलने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। बेंगलुरु लगातार 2 मैच जीतकर प्लेऑफ की दहलीज पर पहुंच गई है, जबकि पंजाब लगातार 5 हार के बाद दबाव में है। बेंगलुरु ने उसे पिछले सीजन में 3 बार हराया था। इस मुकाबले में पंजाब के पास बेंगलुरु से हिसाब बराबर करने का मौका है। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में भी बेंगलुरु आगे है। दोनों के बीच 37 मैच हुए हैं, जिनमें 19 बेंगलुरु और 18 पंजाब ने जीते हैं। आईपीएल में आज दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। मुकाबला नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें प्लेऑफ में बने रहने के लिए जीत की दरकार के लिए मुकाबला में उतरेंगी। दिल्ली 12 मैचों में 10 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर मौजूद है। राजस्थान रॉयल्स 11 मैचों में 12 अंक लेकर 5वें स्थान पर है। और इसी खबर के साथ समाचारों के इस अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।